नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ द रिमेटोलॉजी। उसमें हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रिमेटॉयड आर्थराइटिस। रिमेटॉयड आर्थराइटिस की डेफिनेशन हम इस तरह स्टार्ट करते हैं दैट इज इट इज़ अ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, ये क्रॉनिक नॉन इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिजीज विच इज करेक्टराइज्ड बाय द इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक हो गया। अब इसमें दो तरह के फैक्टर्स आते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी हमारे पास जेनेटिक्स हो सकती है, एजिंग हो सकती है, इसके अलावा मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकता है। सेकेंडरी में हमारे पास बीमारियां आती हैं जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकती है, हमारे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना वो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। सबसे पहले तो बात, इसमें जो जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं ना वो होते हैं मोनो आर्टिकुलर या फिर ओलिगो आर्टिकुलर, या एक से चार, यानी 5 से कम जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। मोनो है तो एक, ओलिगो है तो एक से चार। उसके बाद जो जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं एसिमेट्रिकल, सिमेट्री में नहीं होते, एसिमेट्रिकल होते हैं। नंबर 3 जो जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं फर्स्ट वो लार्ज जॉइंट्स होते हैं। उसके बाद इसका एक फीचर है जिसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है लेस देन 15 मिनट्स की। बंदा जब सो के उठता है तो उसको दर्द होती है और वो दर्द 15 मिनट से कम रहती है और वो दर्द वॉक करने से इंक्रीज होती है। ठीक है, वॉक करने से वो इंक्रीज होती है। अब उसके बाद जो है ना वो इसकी कुछ टाइप्स हैं, यानी उसके रीजन के हिसाब से इसकी मैनिफेस्टेशन है। सबसे पहले एक होती है नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस। नोड्स क्या होते हैं? अब नोड्स इस तरह होते हैं कि नोड्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये ऑस्टियोफाइट्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट जो है ना वो जगहों पे बनते हैं। अब उसमें कौन कौन से नोड्स होते हैं? एक तो हेबर्डन नोड्स होते हैं जो कि डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स पे बनते हैं। उसके बाद बुशार्ड नोड होते हैं जो कि प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स पे बनते हैं। अब ये नोड्स एक्चुअली होते हैं क्या, हार्ड हार्ड पीसीज होते हैं, ऑस्टियोफाइट्स इसको जो हम कहते हैं। और ये यहाँ पर पेन कॉज करता है, पेन और स्टिफनेस। अच्छा, उसके बाद ये हो गई नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें हमारे पास नोड्स बने और पेनफुल स्वेलिंग हुई। उसके बाद बनते हैं स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ये कौन कौन से स्पाइन को इफेक्ट करता है? सर्वाइकल और लंबर को। सर्वाइकल स्पाइन को इफेक्ट करेगा तो क्या होगा, नेक के अंदर पेन होगा जो कि एग्रेवेशन से इंक्रीज होगा और रेस्ट से रिलीव हो जाएगा। नंबर 2 लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन में बैक पेन होगा जो रेडिएट करेगा बुटॉक्स और लेग की तरफ। दोबारा बताता हूँ, सर्वाइकल कहाँ पे रेडिएट किया था? हमारी आर्म्स के ऊपर रेस्ट करने से ठीक हो गया था। हिप कहाँ पे, स्पाइन, लंबर कहाँ पे रेडिएट हुआ? बुटॉक्स और लेग्स पे। और जहाँ पे हम रेस्ट से ठीक हो जाता है। और पॉजिटिव स्ट्रेट लेग टेस्ट इसके अंदर पॉजिटिव होता है। जब हम टांग उठाते हैं तो हमें दर्द होती है। उसके बाद आती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें पेटेलो फेमोरल और टीबियो फेमोरल जो कंपार्टमेंट है ना वो इन्वॉल्व होता है। अब इसके अंदर क्या क्या हमारे पास चीज़ें आती हैं? एक तो जर्की एसिमेट्रिकल गेट जिसको हम एंटाल्जिक गेट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का, एंटाल्जिक गेट। उसके बाद वेरस डिफॉर्मिटी। उसके बाद क्वाड्रिसेप फेमरस जो मसल है जो हमारे पास जहाँ पे आके अटैच होते हैं पटेला से ऊपर से क्रॉस करके, तो वहाँ पे जो है ना उनकी वेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद है हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब आपके पास हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी तो भी आपके पास यही सीन होगा कि आपको एंटाल्जिक गेट होगी, वो क्या है, जर्की एसिमेट्रिकल गेट को कहते हैं। उसके बाद इसमें भी क्वाड्रिसेप और ग्लूटियल मसल की वेस्टिंग होगी। नंबर 3 पे इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप और जो है ना पेन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंटरनल रोटेशन ऑफ हिप्स वो हमारे पास रुकेगी। उसके बाद एंटीरियर ग्रोइंग टेंडरनेस हमारे पास होगी। दोबारा बताता हूँ, हिप में आप देखें, हिप में मूवमेंट कौन सी होगी, इंटरनल रोटेशन रुकेगी। हिप के मसल जो है ना वो वीक होंगे, क्वाड्रिसेप मसल वीक होंगे। उसके बाद ग्रोइंग टेंडरनेस होगी। अब आप उसके बाद करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। अब एक तो आपको क्लिनिकल फीचर से पता लग गया, उसके बाद आपने जब देखा इसके अंदर ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ये सब नेगेटिव होते हैं। रोमैटिक फैक्टर एब्सेंट होता है। एक्चुअली हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं रिमेटॉयड आर्थराइटिस से। उसमें ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज होती हैं, ANA पॉजिटिव होती है, RF पॉजिटिव होता है, इसमें सब नेगेटिव होता है।
इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है एक्सरे। अब एक्सरे में हमें क्या दिखेगा, एक्सरे में हमें एक तो ऑस्टियोफाइट दिखेंगे, उसके बाद एसिमेट्रिकल नैरोइंग जॉइंट स्पेस मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 आपको यहाँ पर बोन सिस्ट मिलेगी, उसके बाद सब कॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन मिलेगी, और इसमें फ्यूजन ऑफ जॉइंट नहीं होता, ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन ऑफ जॉइंट नहीं होता, उसमें होती है। अब उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट में सिंपली पेशेंट को एजुकेट करें, उसको कहें अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज करें, वेट रिड्यूस करें, और क्वाड्रिसेप फिजियोथेरेपी वगैरह करें। उसके बाद आपने इसको देने हैं ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल। इसमें सबसे पहले एक आती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल से ठीक ना हो तो आपने उसको देनी है एनएसएड्स एंड ओपिएट्स। अच्छा, उसके बाद अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो आपने इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉयड इंजेक्शन देनी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक होती है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, मैंने आपको पढ़ाई है, उसके लिए आपने इसको देने हैं क्या उसको कहते हैं, हाइयालुरोनिक एसिड और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के इंजेक्शन देने हैं। अब ये आपको पता है ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स होती हैं जो कि हमारे साइनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट होती हैं, वो आपने देनी है। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो आपने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर देनी है, ठीक हो गया। ये है हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस।